एपिसोड 151 टू 160। अध्याय 151। अध्याय 152। वो बिगड़ा हुआ युवा स्वामी है, मेरी पत्नी के लायक नहीं। अनुवादक 54,96,90,339। गु झाओहान यूनिवर्सिटी का सबसे सुंदर लड़का है, मेडिकल विभाग का एक टॉप स्टूडेंट है और अनगिनत लड़कियों की नजरों में एक आइस प्रिंस है। वह विश्वविद्यालय में उसका कथित प्रेमी भी था। बेशक ये सब एक गलतफहमी थी। उसने किम्फी एर को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया क्योंकि किम्फी एर उसे परेशान कर रही थी। हालांकि गु झाओहान को अपने चाचा गु किचेन के साथ अपने रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में मिलना काफी अजीब होगा, है ना? शिया यांग्यांग अपने दादा और गु किचेन के पीछे पीछे नीचे चली गई। उनकी मुलाकात संयोगवश जिया लियांगडोंग और लियू रुयान से हो गई, जो अभी अभी घर में दाखिल हुए थे। श्री गु को देखते ही जिया लियांगडोंग तुरंत उनके पास गए और उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, निदेशक गु, आपके निमंत्रण से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। गु शेंगयुआन हंसते हुए बोली, श्री शिया, इतनी विनम्रता मत दिखाए। उनके बच्चे तो पहले ही शादी कर चुके हैं, इसलिए अब हम भी परिवार हैं। मेरी बेटी का सौभाग्य है कि उसका विवाह यंग मास्टर क्यूई चेन से हो रहा है। मुझे लगता है ये हमारी आह चेन का सौभाग्य है। यांग्यांग दयालु और प्यारी है, ये सब श्री शिया के पालन पोषण की बदौलत है। कुछ देर हल्की फुल्की बातचीत के बाद सभी लोग भोजन कक्ष की ओर चल दिए। गु परिवार ने पहले ही एक शानदार रात्रिभोज तैयार कर लिया था। सबके बैठ जाने के बाद गु मिंगजू और गु झाओहान अंदर आए। गु मिंगजू ने सभी का परिचय कराया और गु झाओहान ने एक एक करके सभी का अभिवादन किया। हालांकि वह बहुत विनम्र थे, लेकिन वे हमेशा लोगों को उदासीनता और अलगाव का एहसास कराते थे। अफवाहों के अनुसार गु शेंगयुआन का पोता साल भर विदेश में रहता था। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जटिल थी और वह शांत और एकांतप्रिय था, लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करता था। ये बात सच प्रतीत होती थी। अंत में गु मिंगजू ने जिया यांग्यांग का परिचय देते हुए कहा, यह आपके चाचा की पत्नी, आपकी छोटी चाची जिया यांग्यांग है। गु झाओहान की नज़र जिया यांग्यांग पर पड़ी। दरअसल इन दोनों के बारे में खबरें आज दोपहर से ही चर्चा में थीं। गु झाओहान ये जानकर सचमुच हैरान रह गया कि शिया यांग्यांग पहले से ही शादीशुदा थी और वह भी उसके चाचा से। चुप रहने के कारण गु झाओहान ने जिया यांग्यांग को थोड़ा असहज महसूस कराया जब वह बैठी रही। शिया यांग्यांग खड़ी हुई और पहल करते हुए बोली, हाय, हम फिर से मिल रहे हैं, है ना? गु झाओहान ने बेपरवाही से हेलो कहा और फिर अपनी जगह पर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे जन्मदिन पर तुम जिस लड़की को लेकर आए थे उसका नाम यांग्यांग था, है ना? मुझे लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। गु झाओहान ने उदासीनता से जवाब दिया, हम करीबी रिश्तेदार नहीं हैं दादाजी, आपने गलत समझा। किसी को भी गु झाओहान के इतने आक्रामक होने की उम्मीद नहीं थी। लियू रुयान ने चतुराई से हस्तक्षेप करते हुए कहा, हमारी यांग्यांग यंग मास्टर हान से छोटी है। उनके लिए उन्हें छोटी चाची कहना वाकई मुश्किल होगा। चूंकि वे सहपाठी थे, इसलिए इस तरह से बातचीत करना अधिक स्वाभाविक होगा। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, ये लड़का बस शर्मीला है, लेकिन एक बार जब वे एक ही छत के नीचे रहने लगेंगे तो वह धीरे धीरे इसकी आदत डाल लेगा। शिया यांग्यांग ने भोजन के दौरान मानो कांटों पर बैठकर भोजन किया। शिया वेई वेई मासूमियत का नाटक करते हुए पूछती है, जीजाजी, आप मेरी बहन से कैसे मिले? आप दोनों की शादी 4 महीने पहले हुई थी, लेकिन उस समय क्या हाओटिन मेरी बहन का प्रेमी नहीं था? उसके शब्दों ने पल भर में मेज पर सन्नाटा छा दिया। लियू रुयान ने जिया वेईवेई को घूरते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? शिया वेईवेई ने समझने का नाटक करते हुए कहा, मुझे माफ करना, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? दादाजी और गु मिंगजू दोनों के चेहरों पर संदेह के कुछ निशान दिखाई दिए। अगर शिया वेईवेई ने जो बात यूं ही कह दी वह सच थी, तो शिया यांग्यांग का आह चेन से शादी के समय एक बॉयफ्रेंड था। क्या ये दोहरी जिंदगी नहीं थी? हालांकि इस समय गु किचेन ने सहज भाव से कहा, तुम लू हाओटिन की बात कर रहे हो। 4 महीने पहले मैंने यांग्यांग को उससे छीन लिया था। वह अयाश मेरी पत्नी के लायक नहीं है। गु किचेन की आवाज शांत थी, लेकिन उनके शब्दों से सबको समझ आ गया। ये जिया यांग्यांग का दो तरफा व्यवहार नहीं था, बल्कि गु किचेन द्वारा लू हाओटिन की प्रेमिका को चुराना था। अध्याय 152। अध्याय 153। एक चुंबन चुराओ। अनुवादक 54,96,90,339। शिया वेईवेई शुरू में सिर्फ जांच पड़ताल कर रही थी। वह ये देखना चाहती थी कि क्या गु किचेन को जिया यांग्यांग और लू हाओटिन के बीच के रिश्ते के बारे में पता था।
उसे उम्मीद नहीं थी कि वह शिया यांग्यांग की इतनी सख्ती से रक्षा करेगा। उसे डर था कि गू परिवार उसे गलत समझ लेगा। शिया यांग्यांग को लंबे समय से पता था कि शिया वेइवेई इतनी संतुष्ट नहीं होगी। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वह सबके सामने खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर देती थी। सौभाग्य से गू किचेन ने उसे पूरी तरह से पहचान लिया। इस तरह का व्यवहार करना असल में खुद को अपमानित करने जैसा था। रात के खाने के दौरान गू किचेन ने जिया यांग्यांग के प्रति सज्जनता और विनम्रता का परिचय दिया, यहाँ तक कि उन्होंने खुद उसके लिए झींगे भी छीले। गू परिवार ने इससे पहले कभी भी निर्मम गू किचेन को इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा था। फिर भी गू शिंग्युआन काफी खुश था। उसका बेटा जवान नहीं था और कई सालों से उसके साथ कोई महिला नहीं थी। बाहरी दुनिया में तो यह अफवाह भी फैली हुई थी कि उसे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह समलैंगिक था। इससे वह चिंतित हो गया और यहाँ तक कि उसने उसके लिए शादी की प्रस्तावनाओं का आयोजन भी किया। अब जाकर उसे समझ आने लगी थी। उन्हें इतना स्नेहशील और प्यार भरा देखकर ऐसा लगा मानो पोते पोती पाने की उनकी इच्छा एक कदम और करीब आ गई हो। शिया वेइवेई पूरी तरह से ईर्ष्या से भरी हुई थी। लियू रुयान ने उसे याद दिलाया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अच्छा व्यवहार करना है, जिया यांग्यांग का सामना नहीं करना है और न ही अलग दिखना है। लेकिन वह खुद पर काबू नहीं रख पाए। गू किचेन को शिया यांग्यांग को गोमांस की एक कटोरी परोसते देख शिया वेइवेई अचानक मुस्कुरा उठी और बोली, जीजा जी, मुझे भी कटोरी खाना बहुत पसंद है, क्या आप मेरे लिए भी थोड़ी सी ला सकते हैं? मैं वहां तक पहुंच नहीं सकती। दरअसल टमाटर से बनी बीफ ब्रिस्केट की यह डिश शिया वेइवेई से काफी अलग थी। लेकिन उसका प्रस्ताव थोड़ा अजीब था। उसने मासूमियत का ढोंग किया ताकि लोगों को यह और कुछ न लगे। लेकिन जिया यांग्यांग जानती थी कि जिया वेइवेई जानबूझकर ऐसा कर रही थी। वह मासूम और हानिरहित होने का नाटक करते हुए उसकी उपस्थिति में गू किचेन के साथ छेड़छाड़ करना चाहती थी। शिया यांग्यांग ने सीधे अपने कटोरे में से ब्रिस्केट का टुकड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा, इसे ले लो। शिया वेइवेई ने शरारती अंदाज में कहा, ये तो जीजाजी ने आपको परोसा है, मैं इसे खाने की हिम्मत नहीं कर सकती। जीजाजी, क्या आप मेरे लिए एक और टुकड़ा ला सकते हैं? मुझे बीफ ब्रिस्केट बहुत पसंद है। उसने पेटू होने का नाटक किया। उसकी आंखें टमाटर से बने बीफ ब्रिस्केट पर टिकी हुई थीं ताकि वह अपने असली इरादों को छिपा सके। वह सिर्फ गू किचेन की परीक्षा लेना चाहती थी। भले ही उसकी बहन उसकी प्रेमिका थी, फिर भी वह किसी और को पा सकता था। सभी पुरुष एक जैसे होते हैं, पहल करने वाली महिला को अस्वीकार करने में असमर्थ। विशेषकर इसलिए कि वह विवाह योग्य आयु की एक युवती थी, आकर्षक थी और उसकी राय में वह लकड़ी के शिया यांग्यांग की तुलना में पुरुषों को बेहतर समझती थी। शिया वेइवेई के चेहरे पर उम्मीद की झलक साफ दिख रही थी। उसने गू किचेन की ओर देखा। गू शिंग्युआन दिल खोलकर हंसी, दूसरी लड़की सचमुच भोली और चंचल है। आह चैन, बस उसे एक टुकड़ा दिला दो। हालांकि गू किचेन ने हल्के से पूछा, आह शियू, क्या बर्तन में अभी भी गोमांस के टुकड़े बचे हैं? आह शियू एक नौकरानी थी जो सहायक के रूप में काम करती थी। आह शियू ने उत्तर दिया, अभी भी बहुत सारे हैं। गू किचेन ने कहा, चूंकि दूसरी मालकिन को यह इतना पसंद है तो सारा खाना उन्हें ही परोस दो। ठीक है। बर्तन लाकर दूसरी मालकिन के पास रख दो, उन्हें भरपेट भोजन करने दो। 10 सेकंड बाद अपमान से क्रोधित होकर जिया वेइवेई ने अपने बगल में रखे टमाटर से लबालब भरे बीफ ब्रिस्केट के बर्तन को घूर कर देखा। गू किचेन ने सचमुच उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। जब शिया यांग्यांग ने शिया वेइवेई के अचंभित चेहरे को देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। गू किचेन सचमुच निर्दयी था। शिया यांग्यांग ने गू किचेन को बुलाया और कहा, 1 मिनट के लिए इधर आओ, तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी चटनी लग गई है, मैं इसे पोंछने में तुम्हारी मदद करती हूँ। गू किचेन उसकी ओर झुकी। उसके मुंह के किनारे को पोंछने में मदद करने का नाटक करते हुए जिया यांग्यांग ने जल्दी से भेष बदलकर गू किचेन के गाल पर एक चुंबन चुरा लिया। बाकी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन गू किचेन के बगल में बैठी गू झाओहान ने इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख लिया था। अध्याय 153, अध्याय 154, कामवासना से अंधा। अनुवादक 54,96,90,339। गू किचेन वास्तव में एक पल के लिए रुक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर रूढ़िवादी माने जाने वाले शिया यांग्यांग सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ करेंगे। शिया यांग्यांग का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसके चेहरे पर थोड़ी सी शर्मिंदगी झलक रही थी। चुंबन के बाद वह जल्दी से अपनी सीट पर लौट आए, खाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन गू किचेन ने जानबूझकर फिर से आगे झुकते हुए कहा, हनी, मुझे लगता है मेरे मुंह के कोने पर भी सॉस लगी हुई है।
शिया यांग्यांग ने उसे घूर कर देखा। यह आदमी, जाहिर है, मजाक उड़ाने की कीमत चुकानी पड़ती है। शिया यांग्यांग के पास नैपकिन लेकर अपना मुंह अच्छी तरह पोंछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गु शेंगयुआन उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम दोनों एक कमरा ले लो, आज हमारे यहाँ मेहमान हैं। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वास्तव में वे अंदर ही अंदर काफी खुश थे। रात के खाने के बाद जिया लियांगडोंग ने अध्ययन कक्ष में बूढ़े व्यक्ति से बातचीत की। लियू रुयान और गु मिनजू लिविंग रूम में चैनल की नवीनतम ड्रेसों के बारे में चर्चा कर रही थी। गु किचेन और गु झाओहान आंगन में बात कर रहे थे। शिया वेईवेई ने स्थिति का फायदा उठाते हुए शिया यांग्यांग के पास जाकर कहा, शिया यांग्यांग, क्या तुम अभी जानबूझकर मुझ पर हंस रही थी? शिया यांग्यांग ने जवाब दिया, बिना किसी आधार के अनुमान मत लगाओ। गोमांस की रोटी का बर्तन तुम्हें गु किचेन ने परोसा था, मैंने नहीं। अगर तुम्हें किसी से हिसाब बराबर करना है तो उससे करो। तुम्हारे इशारे के बिना वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? शिया यांग्यांग ने कहा, शिया वेईवेई, मेरे पास तुमसे उलझने की ऊर्जा नहीं है। शिया वेईवेई ने ताना मारते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। शिया यांग्यांग, तुम अभी श्रीमती गु की कुर्सी पर बैठे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बहुत जल्द मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी। और जब मैं ऐसा करूंगी तो मैं तुम्हारे अपमान का 1000 गुना बदला लूंगी। शिया वेईवेई, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अब और कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत मत करो। गु किचेन तुम्हें पसंद नहीं करेगा। ये तो मजाक है। आप भी मिसेस गु बन सकती हैं। गु किचेन मुझे क्यों पसंद नहीं करेगा? मुझमें आपसे कमतर क्या है? पुरुष स्वभाव से चंचल होते हैं। क्या आपको इतना यकीन है कि वह भटक नहीं जाएगा? शिया यांग्यांग ने कहा, वह ऐसा नहीं करेगा। मुझे उस पर भरोसा है। जिस क्षण गु किचेन ने सार्वजनिक रूप से उसका बचाव किया, जिया यांग्यांग ने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। शिया वेईवेई ऐसे हंसी जैसे उसने कोई बढ़िया चुटकुला सुना हो। धूप में सारे कौवे काले हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मुंह में परोसे जाने वाले स्वादिष्ट पकवानों का विरोध कर पाएगा। शिया यांग्यांग, मेरी बात याद रखना, गु किचेन को देर सवेर मुझसे प्यार हो ही जाएगा। शिया वेईवेई के उग्र शब्दों से शिया यांग्यांग को कोई खतरा नहीं था। जिया यांग्यांग को पता था कि गु किचेन की पूर्व प्रेमिका शेन मैनबिंग थी। शेन मानबिंग की तुलना में जिया वेईवेई वास्तव में बहुत पीछे रह गईं। शिया यांग्यांग उससे उलझना नहीं चाहती थी और वह गु किचेन के बेडरूम में प्रवेश करने के लिए मुड़ गई। शिया यांग्यांग उस बुरे आदमी की जन्मदिन की पार्टी के दौरान इसी बेडरूम में मौजूद थी। जिस चीज ने उन पर सबसे गहरा प्रभाव डाला वह कमरे की एक पूरी दीवार को ढकने वाली विशाल कांच की खिड़की थी। पिछली बार जब वे वहां थे, उस तीव्र जुनून की याद उमड़ते ही जिया यांग्यांग का चेहरा लाल हो गया। शिया यांग्यांग ने गु किचेन के बेडरूम का सरसरी तौर पर जायजा लिया। काले, सफेद और भूरे रंग की सजावट, सरल लेआउट, एक बड़े बिस्तर और फर्श से छत तक फैली किताबों की अलमारी के अलावा शायद ही कोई फालतू सामान था। ये पूरी तरह से गु किचेन की शैली थी। शिया यांग्यांग अनमने ढंग से शेल्फ पर रखी किताबों के पन्ने पलट रही थी, तभी दरवाजा खुला। गु किचेन अंदर आ गया। गु किचेन शिया यांग्यांग के पीछे से आया, उसकी कमर में अपनी बाहें लपेटी और कोमल स्वर में बोला, क्या देख रही हो? शिया यांग्यांग ने किताब का कवर पलटा, समय का संक्षिप्त इतिहास। गु किचेन ने शांत भाव से किताब ले ली। ओह, क्या यह अच्छी है? वह सचमुच ऊब के कारण किताब के पन्ने पलट रही थी। गु किचेन की सांसें पहले से ही उसके होठों पर महसूस हो रही थीं। जिया यांग्यांग किताबों की अलमारी से टिक गई। गु किचेन की बाहों ने उसे घेर लिया, धीरे धीरे कसती गईं, उनकी आंखें मिली, वातावरण बेहद तनावपूर्ण था। शिया यांग्यांग को आखिरकार एहसास हुआ कि पुरुष भी मोहक हो सकते हैं, जैसे अभी गु किचेन है। उसके आकर्षण से मोहित होकर जिया यांग्यांग ने खुद को रोक नहीं पाए और उसके होठों को चूमते हुए शरारती अंदाज में कहा, तुम्हें देखने से ज्यादा अच्छा तो कुछ नहीं। अध्याय 154, अध्याय 155, झूठ बोलते समय पलकें न झपकाने वाला पूंजीपति। अनुवादक 54,96,90,339। गु किचेन की भौहें फड़क उठीं। आज दूसरी बार इस लड़की ने ही पहले से ही चुंबन की पहल की थी। उसे चूमने के बाद शिया यांग्यांग ने उसकी नजरों में देखने की हिम्मत नहीं की। शर्मा गई। शिया यांग्यांग को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह सोच रही थी कि क्या वह कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। इसके अलावा वह गु किचेन की गहरी आंखों के पीछे छिपी किसी भी भावना को नहीं पढ़ सकी। क्या उसे उसका इतना आक्रामक होना नापसंद होगा? शिया यांग्यांग को थोड़ी असहजता महसूस हुई और उसने बनावटी मुस्कान बिखेरते हुए धीरे धीरे उसकी पकड़ से बचने के लिए दूर हट गई।
जैसे ही जिया यांगयांग सफलता के करीब पहुंच रही थी, अचानक गु किचेन ने उसे गोद में उठा लिया। यह उनके सामान्य राजकुमारी शैली के लिफ्ट से अलग था। गु किचेन ने उसकी कमर पकड़कर उसे किताबों की अलमारी से चिपका दिया। आश्चर्य की एक हल्की सी चीख के साथ जिया यांगयांग ने सहज रूप से अपने पैरों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया। उसके इस कदम के बाद गु किचेन ने उसके छोटे नितंबों को पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। तो वर्तमान स्थिति ये थी, बेहद अंतरंग। वे दोनों इतने करीब से एक दूसरे में समा गए थे कि वे लगभग एक दूसरे की धड़कन सुन सकते थे। उनके शरीर एक दूसरे से चिपक गए। पतले कपड़ों के बावजूद भी उत्तेजना और गर्मी का एहसास हुआ। उसके चेहरे की लाली गर्दन तक फैल गई, और यह सब शिया यांगयांग के प्रतिक्रिया करने से पहले ही हो गया, और गु किचेन उसे चूम रहा था। एक बेहद देर तक चलने वाला चुंबन। वे जल्दी ही बिस्तर पर एक दूसरे से उलझ गए। भावनाओं के चरम पर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। शिया यांगयांग तुरंत तनाव में आ गई और उसने गु किचेन को धक्का देकर दूर करने की कोशिश की। लेकिन मोहित व्यक्ति रुकने को तैयार नहीं था। शिया यांगयांग को ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा ही जल रही हो। वह बादलों में उड़ रही थी, लेकिन उसकी बची खुची समझदारी भी दरवाजे पर लगातार दस्तक की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। वह हमेशा से एक कर्तव्यनिष्ठ और नियमों का पालन करने वाली लड़की रही थी, इसलिए इस तरह की बेफिक्री उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। ऐसे रोमांचक हालातों में उसने अपने चरम को छुआ। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ गायब हो गया हो, और वह एक शांत झील की सतह पर गर्म पानी में लिपटी हुई तैर रही हो, मानो वह अपने बचपन में अपनी माँ की बाहों में लेटी हुई तारों को निहार रही हो। शांतिपूर्ण और आनंदमय। वह आदमी अपने नीचे पड़ी उस नन्ही सी बच्ची को टकटकी लगाए देख रहा था, उसके बालों को सहला रहा था और पानी पर उड़ने वाली मक्खी की तरह धीरे से उसके माथे को चूम रहा था। उसकी निगाहें शिया यांगयांग के गुलाबी मुस्कुराते चेहरे पर टिकी हुई थीं। वह किसी भी सूक्ष्म भाव को खोना नहीं चाहता था। जब वे कमरे से बाहर निकले तब तक आधा घंटा बीत चुका था। शिया यांगयांग ने स्नान किया, ताजगी भरे कपड़े पहने और उसकी मानसिक स्थिति में सुधार आ गया। लेकिन उसके चेहरे की लाली अभी तक फीकी नहीं पड़ी थी और आकाश में जलते हुए बादलों की तरह लग रही थी। दरवाजे पर दस्तक घर की सफाईकर्मी ने दी थी। वह इस दौरान 3 बार आ चुका था। पहली बार उन्हें गु मिंगजू ने बैठक कक्ष में फल खाने के लिए बुलाया था। दूसरी बार बूढ़ा आदमी अध्ययन कक्ष में गु किचेन के साथ किसी बात पर चर्चा करना चाहता था। तीसरी बार गु परिवार के मेहमान जाने ही वाले थे। जिया लियांगडोंग जा रहा था और जिया यांगयांग और गु किचेन आखिरकार नीचे आ गए। गु मिंगजू ने कहा, तुम दोनों इतनी देर तक कमरे में क्या कर रहे थे? हम तुम्हें इतनी देर से फोन कर रहे हैं। शिया यांगयांग का चेहरा पल भर में लाल हो गया और उसने धीरे से गु किचेन को चुटकी काट ली। हालांकि गु किचेन शांत रहे और उन्होंने सहजता से जवाब दिया, कंपनी में कुछ अत्यावश्यक मुद्दे थे जिनके लिए तत्काल तैयारी की आवश्यकता थी, इसलिए हमें थोड़ी देरी हो गई। गु मिंगजू ने शिकायत करते हुए कहा, तुम अपने पिता की तरह ही काम के प्रति जुनूनी हो, हमेशा पैसा कमाने के बारे में सोचते रहते हो। क्या पैसा ऐसी चीज है जिसे तुम पूरी तरह से कमा सकते हो? शिया लियांगडोंग ने कहा, चेन युवा और होनहार है और उसकी महत्वाकांक्षा एक अच्छी बात है। शिया यांगयांग मन ही मन गु किचेन के झूठ बोलने के कौशल पर आश्चर्यचकित था, जो इतना त्रुटिहीन था और एक चतुर व्यवसाय के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। शिया वेइवेई ने झुंझलाहट में अपने दांत और मुट्ठियां भींच लीं, क्योंकि उसने जिया यांगयांग की गर्दन पर जगह जगह लव बाइट्स के निशान देखे थे। वे स्पष्ट रूप से बस कमरे में मौजूद थे। अध्याय 155, अध्याय 156, कैमरे का डर। अनुवादक 54,96,90,339। गु शेंगयुआन ने कहा, मैंने अभी अभी श्री शिया से आपकी शादी के बारे में बात की है। चूंकि आपको शादी का लाइसेंस मिल चुका है, इसलिए आपको जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। गु किचेन ने कहा, मैंने इस मामले पर यांगयांग से पहले ही बात कर ली है। उसके स्नातक होने के बाद हम शादी करेंगे। शिया यांगयांग के मन में भी यही बात थी, क्योंकि वह अभी भी एक छात्रा ही थी। शिया यांगयांग ने कहा, शादी के लिए ग्रेजुएशन के बाद तक इंतजार करते हैं। मैं अब अपने सीनियर ईयर में प्रवेश करने वाली हूं और मेरी पढ़ाई बहुत व्यस्त होने वाली है। हालांकि उसकी कक्षाएं बहुत ज्यादा नहीं थीं, फिर भी शिया यांगयांग को अपनी थीसिस लिखना शुरू करना पड़ा। उसने जो विषय चुना था वह काफी जटिल था। इसके अलावा वह फिलहाल शूटिंग भी कर रही थी, इसलिए उसके पास शादी की तैयारी के लिए समय नहीं था। इसके अलावा गु परिवार की शादी की भव्यता और उस पर मिलने वाले ध्यान को ध्यान में रखते हुए जिया यांगयांग ने सोचा कि अगर संभव हो तो इसे स्थगित करना बेहतर होगा। अंततः वह अभी तैयार नहीं थी।
गु शेंगयुआन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, चूंकि आप दोनों ने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। शिया लियांगडोंग ने कुछ और सलाह देने के बाद वह चला गया। उस रात शिया यांगयांग और गु किचेन गु परिवार के निवास पर ठहरे हुए थे। गु किचेन वाकई बहुत व्यस्त थे, देर रात तक भी वे अध्ययन कक्ष में व्यापारिक मामलों से निपट रहे थे। शिया यांगयांग अपने कमरे में थी और किताबों की अलमारी से लापरवाही से उठाए गए एक फोटो एल्बम के पन्ने पलट रही थी। वहां मौजूद सभी तस्वीरें गु किचेन के बचपन की थीं। जैसा कि उम्मीद थी, जो लोग अब अच्छे दिखते हैं वे बचपन में भी अच्छे दिखते थे। एल्बम में लगभग सभी तस्वीरें गु किचेन और उनकी बहन गु मिंगजू की एक साथ थीं। सभी जानते थे कि गु किचेन का अपनी बहन से बहुत गहरा लगाव था। इन तस्वीरों को देखकर ही यह बात स्पष्ट हो जाती है। कुछ देर बाद गु किचेन चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ और पास आकर पूछा, तुम अभी तक सोए नहीं हो? क्या देख रहे हो? जब तक जिया यांगयांग ने ऊपर देखा तब तक गु किचेन पहले से ही उसके बगल में बैठा था। उसके हाथ उसके चारों ओर लिपटे हुए थे और उसकी ठुड्डी उसके कंधे पर टिकी हुई थी। ये स्पष्ट था कि वह बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी वह खुद को जगाए रखने और उससे बात करने के लिए मजबूर कर रहा था। शिया यांगयांग ने कहा, मैं तुम्हारी बचपन की तस्वीरें देख रही हूं। तुम बचपन में बहुत ही नाजुक दिखती थी, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह। गु किचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मुझे चिढ़ा रहे हैं? बेशक मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। शिया यांगयांग ने एक तस्वीर निकाली। ऐसा लग रहा था कि यह तस्वीर गु किचेन के 5 या 6 साल के होने के दौरान किसी समारोह में ली गई थी। उन्होंने छोटा सा सूट पहना हुआ था और वे गंभीर दिख रहे थे। हालांकि तब वे बच्चे ही थे, लेकिन उनका व्यवहार उनके वर्तमान रूप से काफी परिपक्व था। शिया यांगयांग ने कहा, मुझे ये तस्वीर दे दो, मैं इसे एक यादगार के रूप में रखना चाहती हूँ। गु किचेन ने जिया यांगयांग के कान के पास झुककर कहा, क्यों? ताकि जब तुम इसे देखो तो मुझे याद करो। शिया यांगयांग का चेहरा शर्म से लाल हो गया और जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसका चेहरा लगभग उससे छू गया। मुझे तो ये बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, अब और स्पष्टीकरण मत दो। मुझे पहले से ही पता है कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो। जिया यांगयांग। जैसे जैसे शिया यांगयांग एल्बम के पन्ने पलटती रही, उसने पूछा, इसमें सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी बहन की तस्वीरें क्यों हैं? गु झाओहान की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? ये सुनकर गु किचेन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। गु किचेन ने कहा, उसे तस्वीरें खींचवाना पसंद नहीं है। उसे कैमरों से डर लगता है। कैमरों से डर लगता है। शिया यांगयांग ने पहली बार इस तरह का अजीब शब्द सुना था। गु किचेन ने कहा, यह उसके बचपन में घटी कुछ घटनाओं के कारण है। कई साल बीत चुके हैं, लेकिन गु किचेन का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखों में अपराधबोध और पीड़ा की एक झलक दिखाई दी, मानो वह अतीत की किसी याद में डूबा हुआ हो। शिया यांगयांग ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा और विषय बदल दिया। वैसे ऑस्कर का नाम ऑस्कर क्यों रखा गया है? गु किचेन को उम्मीद नहीं थी कि जिया यांगयांग इतनी जल्दी विषय बदल देगी, जिससे वह एक पल के लिए रुक गया। मैं गोल्डन रिट्रीवर की बात कर रहा हूं। गु किचेन की आंखों में एक पल के लिए भाव बदल गए, फिर उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया, मैंने तो बस यूं ही चुन लिया। ये तो बस एक नाम है, इतने सवाल क्यों? इससे पहले कि शिया यांगयांग कुछ बोल पाती, गु किचेन ने कहा, बहुत देर हो गई है, चलो सो जाते हैं। शिया यांगयांग ने सिर हिलाया, एल्बम को एक तरफ रख दिया, लेट गई और सो गई। अध्याय 156। अध्याय 157। गु झाओहान को उससे घृणा अवश्य हुई होगी। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग को सुबह सुबह फिल्म के सेट पर जाना पड़ा। वह संयोगवश गु किचेन के साथ चली गई। जब वे जा रहे थे, गु झाओहान अपनी साइकिल ठीक कर रहा था, जिसका टायर पंचर लग रहा था। हालांकि गर्मी की छुट्टियां थीं, फिर भी गु झाओहान हर दिन ए विश्वविद्यालय जाता था। ए विश्वविद्यालय का चिकित्सा विभाग अपने कठोर पाठ्यक्रम के लिए कुख्यात था। यहाँ तक कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी अनगिनत प्रयोग करने होते थे। गु किचेन ने एक नज़र डाली और कहा, शाओहान, मेरी गाड़ी ले चलो। मैं ए जा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी वैसे भी यांगयांग को छोड़ देगी। चूंकि उनकी साइकिल को ठीक होने में कुछ समय लगेगा, इसलिए गु झाओहान ने मना नहीं किया। शिया यांगयांग आगे की यात्री सीट पर बैठी और गु झाओहान पीछे की सीट पर बैठे। रियरव्यू मिरर से यह स्पष्ट था कि गु झाओहान पूरी यात्रा के दौरान एक मेडिकल किताब पढ़ रहा था। एक उत्कृष्ट छात्र वास्तव में उत्कृष्ट छात्र होता है। जल्द ही वे ए विश्वविद्यालय पहुंच गए और गु झाओहान सबसे पहले बाहर निकला।
इससे पहले कि शिया यांग्यांग नीचे उतरती, गु किचेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिया यांग्यांग चौंक गई। तुम क्या कर रहे हो? गु किचेन ने अपने गाल की ओर इशारा किया। शिया यांग्यांग को बात समझ आ गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने झुककर गु किचेन के गाल पर एक चुंबन दिया। फिर वह झटपट कार से बाहर निकल गई। गु किचेन ने कहा, काम खत्म होने पर मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। शिया यांग्यांग ने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं। आज का आखिरी दृश्य मेपल विला में शूट किया जाएगा। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं घर पर ही रहूंगी। गु किचेन संतुष्ट होकर गाड़ी चलाकर चला गया। गु किचेन के जाने के बाद जिया यांग्यांग को एहसास हुआ कि गु जाओहान कार से उतरने के बाद भी नहीं गया था। वह उससे 2 मीटर की दूरी पर खड़ा था, जिसका मतलब ये था कि उसने वह क्षण जरूर देखा होगा जब उसने गु किचेन को चूमा था। शिया यांग्यांग को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर उसने इस पर विचार किया। आखिरकार वह उनकी चाची थी, इसलिए उन्हें एक परिपक्व व्यवहार बनाए रखने की जरूरत थी। शिया यांग्यांग ने कुछ पल रुककर कहा, तो शियाओ हान, क्या तुम्हारी पढ़ाई आजकल वाकई बहुत कठिन चल रही है? जैसे ही उसने शियाओ हान कहा, शिया यांग्यांग भी कांप उठा। जब गु किचेन ये कहता है तो यह इतना स्वाभाविक क्यों लगता है, लेकिन जब वह इसे कहती है तो यह इतना अटपटा क्यों लगता है? जिया यांग्यांग ने देखा कि गु झाओहान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। एक शब्द भी बोले बिना गु झाओहान मुड़ा और अपने कंधे पर बैग लटकाए हुए यूनिवर्सिटी में चला गया। शिया यांग्यांग को इस बात का अफसोस था कि उसे वयस्क की भूमिका निभाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। गु झाओहान को उससे घृणा अवश्य हुई होगी। जब जिया यांग्यांग पहली बार सेट पर पहुंची तो सभी लोग उनके चारों ओर जमा हो गए और 2 पंक्तियों में खड़े होकर अभिवादन करने लगे, मैडम गु, नमस्कार। इससे पहले कि शिया यांग्यांग कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उसे बिठा दिया गया। कोई पानी लाया, कोई पंखा लाया और किसी ने उनकी पीठ की मालिश की। श्रीमती गु, आप जरूर थक गई होंगी। शिया यांग्यांग हंसते हुए बोली, तुम लोगों को क्या हो गया है? कृपया चुप रहो। सब लोग मजाक कर रहे थे, बेशक। लू याओ ने कहा, कल श्री गु ने सभी को उदारतापूर्वक बोनस दिया। स्वाभाविक रूप से हर कोई इसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता है। क्या गु किचेन बोनस बांटती थी? उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। शिया यांग्यांग ने कहा, ठीक है, अब इधर उधर की बातें बंद करो। निर्देशक आ गए हैं, हमें काम शुरू करना होगा। जब उन्हें पता चला कि निर्देशक आ रहे हैं तो सबने मजाक करना बंद कर दिया। वे जल्दी से अपनी अपनी जगहों पर लौट आए और मेकअप करने लगे। शिया वेई उदास चेहरे के साथ चुपचाप अंदर आए। उसने अपना सामान मेज पर पटक दिया, जिससे खड़खड़ाहट की आवाज हुई। आज का दृश्य शिया वेई और शिया यांग्यांग के बीच था, और यह जिया वेई का आखिरी दृश्य था। फिल्म की शूटिंग मेपल विला में हुई थी। शिया वेई चेन लुलू का किरदार निभा रही थी, जो मुख्य अभिनेता किम शिक्सुन की सहपाठी थी, जो उससे प्यार करती थी, और लिन शियाओफान से ईर्ष्या करती थी, जो उस समय किम शिक्सुन की प्रेमिका थी। आज का दृश्य पार्टी का दृश्य था। किम शिक्सुन का जन्मदिन था और वह घर पर पूल पार्टी दे रहा था। ईर्ष्या से भरी चेन लुलू ने लिन शियाओफान को पूल में धकेलने की योजना बनाई, लेकिन लिन शियाओफान ने उसकी योजना को भांप लिया और चेन लुलू खुद पूल में गिर गई और बेहद शर्मिंदा दिख रही थी। अध्याय 157 शिया वेई की साजिश। अनुवादक 54,96,90,339। शूटिंग सुचारू रूप से चल रही थी और गु किचेन आज जल्दी लौट आया। उन्होंने इस दृश्य को भी देखा। जब निर्देशक ने शूटिंग खत्म करने के लिए कहा तो गु किचेन तौलिया लेकर जिया यांग्यांग के बाल सुखाने के लिए आगे आए। शिया यांग्यांग मुस्कुराए और बोली, धन्यवाद। शिया वेई किनारे से तीव्र ईर्ष्या के साथ यह सब देख रही थी। पूल में गिरने से वही पूरी तरह भीग गई थी, लेकिन गु किचेन की नजरों में ऐसा लगता था मानो केवल शिया यांग्यांग का ही अस्तित्व हो। अचानक जिया वेई उठी और जिया यांग्यांग की ओर चल पड़ी। उस समय शिया यांग्यांग और गु किचेन बगीचे में बातें कर रहे थे। बगीचे में कंकड़ों का रास्ता था, लेकिन आसपास तरह तरह के फिल्मांकन उपकरण बिखरे पड़े थे। जब शिया वेई चलकर आई तो उसने जानबूझकर एक तिपाही से ठोकर खाए और सीधे गु किचेन की ओर झपटी। शिया वेई चीख पड़ी। उसने अपने आसपास मौजूद कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सब लोग चौंक गए। दल में सभी लोग जानते थे कि जिया वेई अपने जीजा से ईर्ष्या करती थी और वह दल में सबसे चालाक भी थी। जिस तरह से उसने झपट्टा मारा वह जानबूझकर किया हुआ प्रतीत हुआ।
लेकिन दल में एक दो से ज्यादा लोग ऐसे थे जो गू किचेन को बहुत पसंद करते थे, फिर भी ऐसा करने की हिम्मत सिर्फ जिया वेइवेई ने ही दिखाए। आखिरकार जिया वेइवेई जिया यांगयांग की बहन और जिया परिवार की उत्तराधिकारी थी। गू किचेन शायद उदासीन नहीं रहेगा, लेकिन अगर वह सचमुच जिया वेइवेई को पा लेता है तो उसके स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से इसका फायदा उठाएगी और उससे चिपकी रहेगी। क्लैंग, एक धीमी सी धमक सुनाई दी। ये बहुत दर्दनाक लग रहा था। सभी लोग स्तब्ध रह गए। तभी गू किचेन ने बिजली की गति से फुर्ती दिखाई। उसने न केवल खुद को बचाया बल्कि सहज रूप से जिया यांगयान के कंधों को पकड़ लिया, मानो उसे डर हो कि कहीं उसे किसी चीज से चोट न लग जाए। शिया वेइवेई मुंह के बल गिरी, उनका गिरना एक तमाशा बन गया। भयानक। शिया वेइवेई तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। उनकी सहायक शियाओ ताओ उनके पास ही थी और उन्होंने तुरंत उन्हें उठा लिया। उसके बाल बिखरे हुए थे, पहले से ही गीले थे और अब उसके चेहरे से चिपक गए थे। उसके चेहरे पर कुछ खरोंचें थीं जिनसे खून बह रहा था, जिससे वह और भी दयनीय लग रही थी। शिया वेइवेई रोने लगी और बोली, मेरा पैर, मेरा पैर। शिया वेइवेई के पैर में मोच आ गई थी और उसमें सूजन आ गई थी। क्रू के कई लोग उसे गिरते देखकर खुश थे। जिया वेइवेई हमेशा सेट पर खुद को श्रेष्ठ समझती थी, राजकुमारी की तरह व्यवहार करती थी और कोई भी उसे उसकी औकात नहीं दिखा सकता था। ये सब उसने खुद ही किया था। हालांकि वे मन ही मन संतुष्ट थे, फिर भी सबको चिंतित होने का दिखावा करना पड़ा। यू मिनमिन पास आकर बोली, वेइवेई, तुमने बहुत लापरवाही की है। तुम्हें इतनी बुरी तरह चोट लगी है कि तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। शिया वेइवेई बस रोने लगी। शिया यांगयान को शिया वेइवेई की इतनी मूर्खता की उम्मीद नहीं थी। गू किचेन के साथ इस तरह के खेल खेलना निश्चित रूप से उल्टा पड़ेगा। उसका मजाक उड़ाते देख शिया यांगयान को उस पर थोड़ी दया आ गई। आखिरकार वे एक ही रक्त के थे। शिया यांगयान को ये बहन पसंद नहीं थी, लेकिन वह चुपचाप खड़ी होकर कुछ नहीं करेगी। अंततः शिया यांगयांग ने ही शिया वेइवेई को अस्पताल पहुंचाया। गू किचेन पूरे रास्ते उदास चेहरे के साथ गाड़ी चलाता रहा। उनकी पत्नी का कोमल हृदय स्वभाव एक दिन उनके लिए मुसीबत का कारण बनने वाला था। जांच के बाद पता चला कि उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं, बस कुछ खरोंचें थीं। हालांकि उनके टखने में मोच आ गई थी और उन्हें कुछ समय के लिए आराम की जरूरत थी। अस्पताल से बाहर निकलते ही जिया वेइवेई ने अचानक जिया यांगयांग का हाथ पकड़ लिया और कहा, बहन, मम्मी पापा घर पर नहीं हैं और मैं घर पर अकेली रहूंगी। मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर रहने दो। अध्याय 158। अध्याय 159। वो केवल 20 वर्ष की है, उसे बच्चा पैदा करने पर विचार करने की क्या आवश्यकता है। अनुवादक 54,96,90,339। शिया वेइवेई के उसे संबोधित करने के तरीके से ही शिया यांगयान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह कब से उसके प्रति इतनी सम्मानजनक हो गई थी। वह जरूर कोई साजिश रच रही होगी। वह कुछ दिनों के लिए उसके घर पर रुकना चाहती थी। शायद उसका असली निशाना गू किचेन हो। शिया यांगयांग मना करने ही वाली थी, लेकिन तभी जिया वेइवेई ने गाड़ी चला रहे गू किचेन से कहा, जीजाजी, आप मना नहीं करेंगे, है ना? मैं आप दोनों की प्रेम भरी बातों में दखल नहीं दूंगी। अच्छे जीजाजी बनिए और मुझे थोड़ी देर रुकने दीजिए। अपने बयान के अंत तक आते आते उसका लहजा पूरी तरह से नखरे वाला हो गया था। जिया यांगयांग ने वास्तव में जिया वेइवेई के दुस्साहस की प्रशंसा की। उसकी बेशर्मी का कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि गू किचेन को मनाना आसान नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे शिया यांगयांग ने सोचा था कि गू किचेन साफ इनकार कर देगा। गू किचेन ने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ बहुत सारे खाली कमरे हैं। मेपल विला, आप चाहें तो रहने के लिए कोई भी खाली कमरा चुन सकते हैं। ये सुनकर शिया वेइवेई का चेहरा आश्चर्य और खुशी से चमक उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि गू किचेन मान जाएगा। ऐसा लग रहा था कि गू किचेन उसे उतना नापसंद नहीं करती थी जितना वह सोचती थी। शिया वेइवेई पर एक नज़र डालते हुए उसने उत्तेजक ढंग से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ऐसा लग रहा था कि वह अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंच गई है। एक ही छत के नीचे रहने से उसे अनगिनत अवसर मिलेंगे। इसके बारे में सोचते ही शिया वेइवेई उत्साहित हो गई। दूसरी ओर जिया यांगयांग के मन में उदासी के बादल छा गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि गू किचेन सचमुच सहमत हो जाएगा। क्या यह अपराधबोध के कारण था क्योंकि उसने उस समय जानबूझकर उसे नहीं पकड़ा था, जिसके कारण ऐसे परिणाम हुए? घर वापस आने पर जिया वेइवेई ने मालिक के कमरे के सबसे नजदीक वाला कमरा चुना और खुशी खुशी उसमें रहने लगी। शिया यांगयांग ने भी अपने कमरे में वापस जाने की योजना बनाई। हालांकि उसने गू किचेन को मुख्य शयन कक्ष को ताला लगाते हुए देखा।
शिया यांगयांग ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? गु किचेन ने जवाब दिया, हम कुछ दिनों के लिए गु गार्डन में रुकेंगे। तभी जिया यांगयांग को बात समझ में आई। जाहिर है गु किचेन को जिया वेइवेई की धूर्त योजना की पूरी भनक लग गई थी। वह उसकी बात मानने को तैयार हो गया क्योंकि वैसे भी उसका वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। इस प्रकार जिया वेइवेई का ऑपरेशन पूरी तरह से विफल साबित हुआ। किसी कारणवश शिया यांगयांग का मूड अचानक अच्छा हो गया। बिना आवाज किए चले जाने से उसे एक तरह का शरारती आनंद भी मिलता था। इसी बीच जिया वेइवेई अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी और गु किचेन के साथ एक ही छत के नीचे विभिन्न अंतरंग क्षण साझा करने के बारे में दिवास्वप्न देख रही थी। हालांकि गु गार्डन में ज्यादा आबादी नहीं थी, लेकिन ये हमेशा रोशन रहता था। लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि गु मिंगजू को अंधेरा पसंद नहीं था, इसलिए घर की सभी बत्तियां दिन हो या रात हमेशा जलती रहती थीं। रात के खाने के दौरान गु शेंगयुआन ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि गु किचेन और शिया यांगयांग कुछ दिनों के लिए पुराने घर में रहने वाले हैं। गु मिंगजू ने सुझाव दिया, आप दोनों वापस यहीं क्यों नहीं रहने लगते? परिवार के लिए एक साथ रहना ज्यादा अच्छा रहेगा। गु किचेन ने फिर भी इनकार करते हुए कहा, कंपनी और यांगयांग का स्कूल यहाँ से काफी दूर है, लेकिन हम अक्सर आते जाते रहेंगे। गु शेंगयुआन ने शिकायत करते हुए कहा, ये कितनी दूर हो सकता है? ये तो बस 10 मिनट की ड्राइव है। मुझे लगता है कि आप बहुत लापरवाह हैं और परिवार को उतना महत्व नहीं देते। गु मिंगजू ने कहा, पिताजी आपको युवाओं को समझना होगा। चेन की अभी अभी शादी हुई है, इसलिए पति पत्नी की दुनिया की चाह रखना स्वाभाविक है। इसके अलावा इससे आपको जल्द ही पोते पोती मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। जल्द ही पोते पोती होने की संभावना की खबर सुनकर गु शेंगयुआन का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। उन्होंने शिया यांगयांग से कहा, यांगयांग तुम्हें और खाना चाहिए। तुम बहुत दुबली हो गई हो, तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। शिया यांगयांग बूढ़े आदमी की उम्मीद भरी नजरों को सहन नहीं कर सकी। वह सिर्फ 20 साल की थी। उसे इतनी जल्दी बच्चा पैदा करने के बारे में सोचने की क्या जरूरत थी? मेरा पेट भर गया है। गु झाओहान ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। गु मिंगजू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं है। बिना कुछ कहे गु झाओहान भोजन कक्ष से सीधे अपने कमरे की ओर निकल गया। अध्याय 159, अध्याय 160 रेशियो 1 मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा की तरह प्यार करूंगा। अनुवादक 5496903339 आए। गु किचेन ने पूछा, श्याओ हान को क्या हुआ है? गु मिंगजू ने बेपरवाही से कहा, क्या वह हमेशा से ऐसा ही नहीं रहा है? गु किचेन ने कहा, मुझे लगता है कि वह आजकल थोड़ा अलग व्यवहार कर रहा है। क्या कुछ हुआ है? गु मिंगजू ने इस बारे में सहज भाव से कहा, वह एक किशोर लड़का है, थोड़ा अजीब व्यवहार करना कोई असामान्य बात नहीं है। वैसे भी आप उसके आदर्श हैं। उसने हमेशा आपके आदर्शों का पालन किया है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। आप जैसे उत्कृष्ट चाचा के साथ मेरा बेटा भी आपसे पीछे नहीं रहेगा। हालांकि जिया यांगयांग को बेचैनी महसूस हुई, क्योंकि शिया यांगयांग को लगा कि गु झाओहान के व्यवहार में अचानक आए बदलाव का कारण संभवतः वही हो सकती है। आखिरकार वह एक बाहरी व्यक्ति थी जो अचानक इस परिवार में घुसपैठ कर गई थी। इसके अलावा वह उसकी उम्र की थी, बल्कि उससे कई महीने छोटी थी, फिर भी अब वह अजीब तरह से खुद को उसकी युवा चाची के रूप में पा रही थी। उसने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और पारिवारिक पदानुक्रम में उसे पीछे छोड़ दिया था। अभी अभी जैसा कि गु मिंगजू ने कहा, गु किचेन उनकी आदर्श थी और फिर भी उन्होंने उनकी आदर्श का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति असंतुलित महसूस करेगा। इससे पहले जिया यांगयांग को लगता था कि वह और गु झाओहान दोस्त थे, लेकिन अब उसकी अचानक आए इस उदासीनता का कारण केवल यही हो सकता है। शिया यांगयांग को उससे बात करने की आवश्यकता महसूस हुई, उसे यह बताने की आवश्यकता महसूस हुई कि वह उसके चाचा के उसके प्रति प्रेम को छीन नहीं सकती। तो उस रात जब गु मिंगजू ने फलों की थाली तैयार की थी और जब उसने एक नौकरानी से इसे गु झाओहान के कमरे में भेजने के लिए कहा, तो जिया यांगयांग ने स्वेच्छा से कहा, मैं इसे पहुंचा दूंगी। फलों की थाली लेकर गु झाओहान के कमरे तक जाते समय शिया यांगयांग को थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। फिर भी जिया यांगयांग ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। शिया यांगयांग ने फिर से दरवाजा खटखटाया। अंततः दरवाजा अचानक खुल गया। गु झाओहान दरवाजे पर बर्फ की तरह ठंडा होकर प्रकट हुआ। हालांकि जिया यांगयांग को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर वह थोड़ा हिचकिचा गया। शिया यांगयांग ने झट से मुस्कुराते हुए कहा, गु सहपाठी, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाया हूं।
उसने सुबह उसे शियाओ हान कहकर पुकारा था जिससे वह चिढ़ गया था। इस बार जिया यांगयांग अधिक समझदार थी और उसने उससे औपचारिक ढंग से बात की। बराबरी के नाते उसे नाराज नहीं होना चाहिए, है ना? वास्तव में इस बार गू झाओहान का चेहरा और अधिक उदास नहीं हुआ। फिर भी उसने उदासीनता से पूछा, क्या तुम मुझे फल देने आए हो? शिया यांगयांग ने कहा, दरअसल मैं आपसे किसी और विषय पर बात करना चाहती थी। गू झाओहान के चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया। फिर उसने दरवाजा और चौड़ा खोलते हुए कहा, अंदर आ जाओ। जिया यांगयांग गू झाओहान के कमरे में गई। अंदर प्रवेश करने के बाद जिया यांगयांग को लगभग लगा कि वह गलती से गलत जगह पर आ गई है। गू झाओहान का कमरा लगभग गू किचन के कमरे जैसा ही था। एक बड़ा बिस्तर, छत तक पहुंचने वाली एक ऊंची किताबों की अलमारी और एक पूरी लंबाई की कांच की खिड़की। शिया यांगयांग ने मन ही मन सोचा, गू किचन सचमुच उनके आदर्श थे, यहां तक कि कमरा भी हूबहू उसी तरह सजाया गया था। गू झाओहान गू किचन को कितना आदर्श मानते होंगे। शिया यांगयांग ने फलों की थाली नीचे रखते हुए कहा, मैंने देखा कि तुमने आज रात ज्यादा नहीं खाया। गू झाओहान ने ठंडे लहजे में उसकी बात काटते हुए कहा, जो कहना है कह दो। शिया यांगयांग घुमा फिराकर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सीधे मुद्दे पर बात की। गू झाओहान, तुम्हारे चाचा आज भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। भले ही उन्होंने मुझसे शादी कर ली हो, इससे कुछ नहीं बदलेगा। तुम दोनों खून के रिश्तेदार हो, मैं उनके दिल में तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। इसके अलावा अब तुमने एक चाचा को नहीं खोया है, बल्कि एक चाची को पाया है। अब से हम एक परिवार होंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा की तरह ही प्यार करूंगी। शिया यांगयांग ने वो सारे शब्द एक ही सांस में कह दिए जो वो कहना चाहती थी। हालांकि जिया यांगयांग ने पाया कि उसकी बातों के बाद गू झाओहान का चेहरा पूरी तरह से उदास हो गया। अध्याय 160, एपिसोड 161, समापन पार्टी। अनुवादक 5496903339 आए। उसने आखिर क्या गलत कह दिया था? क्या गू झाओहान को चाची शब्द से बेहद घृणा होती थी? क्योंकि जैसे ही उसने ये दो शब्द कहे, उसने स्पष्ट रूप से गू झाओहान के चेहरे पर शिकन देखी। गू झाओहान ने मुंह खोलकर कहा, क्या आपका काम खत्म हो गया है? अगर हाँ, तो आप अब बाहर जा सकते हैं। शिया यांगयांग को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने ओह की एक हल्की सी आवाज निकाली और रोबोट की तरह गू झाओहान के कमरे से बाहर निकल गई। और उसने सावधानीपूर्वक अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वह अपने कमरे में लौटी, सोफे पर बैठकर दस्तावेज पढ़ रहे गू किचन ने ऊपर देखा और पूछा, तुम कहाँ थी? शिया यांगयांग उदास चेहरे के साथ पास आए और बोली, मुझे लगता है कि तुम्हारा भतीजा मुझसे सचमुच नफरत करता है। ओह, आपका मतलब शियाओ हान से है? शिया यांगयांग ने कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। उसे जरूर लगता होगा कि मैंने तुम्हें उससे छीन लिया है। गू किचन हंसे, हाथ बढ़ाया और धीरे से जिया यांगयांग के कोमल बालों को सहलाते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है। जियाओ हान स्वभाव से अंतर्मुखी और एकांतप्रिय है। समय के साथ आपको पता चलेगा कि वह वास्तव में बहुत दयालु व्यक्ति है। दयालु? शिया यांगयांग इस बात को गू झाओहान के साथ स्वीकार नहीं कर पाई। क्या उन्हें उनके पति होने के नाते यह नहीं पता था कि गू झाओहान का स्कूल में एक उपनाम था जिसे आइसबर्ग प्रिंस कहा जाता था? अगले दिन जब जिया यांगयांग शूटिंग सेट पर जा रही थी तो उस पर जिया वेईवेई ने हमला कर दिया, जो गुस्से से लंगड़ा रही थी। शौचालय। शिया वेईवेई ने शिया यांगयांग की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, शिया यांगयांग, क्या तुमने जानबूझकर मेरे साथ खिलवाड़ किया? शिया यांगयांग भावहीन बनी रही, मैंने तुम्हारे साथ कैसे खिलवाड़ किया? तुम कल रात वापस क्यों नहीं आए? तुमने मुझे इतने बड़े खाली घर में अकेला छोड़ दिया। अगर यह मेरे साथ खिलवाड़ नहीं है तो फिर क्या है? शिया यांगयांग ने उदासीनता से कहा, तुम मेपल विला में ही रुकने पर अड़ी हुई थी। मैंने कभी नहीं कहा कि हम भी वहीं रुकेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे वहां रुकने का कारण घर पर कोई न होना नहीं, बल्कि कोई और मकसद हो? शौचालय में बहुत सारे लोग थे। शिया यांगयांग शिया वेईवेई को ज्यादा महत्व नहीं दे रही थी। शिया वेईवेई ने कहा, शिया यांगयांग, मेरी बदनामी मत करो। हर कोई उतना गंदा दिमाग वाला नहीं होता जितना तुम सोचते हो। तो फिर बताओ, मैं गंदी मानसिकता वाला कैसे हो सकता हूं? तू शिया यांगयांग की बातों से शिया वेईवेई अवाक रह गई। दरअसल शिया वेईवेई के इरादे सबको पता थे। कल का गिरना संभवतः जानबूझकर किया गया था, लेकिन उसे गू किचन की इतनी बेपरवाही की उम्मीद नहीं थी। और अब उसने इस अवसर का लाभ उठाकर मेपल विला में रहने का फैसला कर लिया था। उसके इरादे बिल्कुल स्पष्ट थे।
शिया यांग्यांग के अच्छे स्वभाव पर सभी ने आह भरी, क्योंकि वह शिया वेइवेई के खुलेआम लालच को सहन कर रहा था। शिया वेइवेई ने दृढ़ता से जवाब दिया, अभी मैं आपके यहाँ अस्थायी रूप से रह रही हूँ क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है। एक बार ठीक हो जाने पर मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। इतना कहकर वह मुड़ी और शौचालय से बाहर निकल गई। उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। लू याओ ने कहा, यांग्यांग, तुम बहुत ही नर्म स्वभाव के हो। तुम्हें परेशान किया जाएगा। शिया वेइवेई को देखो, वह कितनी घमंडी है। ये साफ है कि उसका पैर लगभग ठीक हो चुका है, फिर भी वह तुम्हारे और श्रीगू के घर में रह रही है। उसके इरादे बहुत स्पष्ट हैं। शिया यांग्यांग ने कहा, उसकी चिंता मत करो, वह वहां हमेशा के लिए नहीं रह सकती। हालांकि जिया वेइवेई ने जिया यांग्यांग के दृश्यों की शूटिंग पूरी होने तक अगले 2 महीनों तक प्रतिदिन लगन से मेपल विला में ही निवास किया। इस दौरान गू किचेन फिर कभी मेपल विला में नहीं आया। शिया वेइवेई के मन में शिया यांग्यांग के लिए घृणा भरी हुई थी। ये वही होनी चाहिए जो नहीं चाहती थी कि गू किचेन वापस आकर जीवित रहे। जिस दिन दृश्यों की शूटिंग पूरी हुई, गू किचेन ने पूरे क्रू को लानटिंग वाटर टाउनशिप में एक उत्सव भोज के लिए आमंत्रित किया। लेंटिंग वाटर टाउनशिप फैंग शहर का सबसे आलीशान और शानदार निजी रेस्तरां था, जो साहित्यकारों और राजनेताओं के बीच लोकप्रिय था। हालांकि इसकी कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर थीं। उस दिन सेट पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने लगभग पूरे लेंटिंग वाटर टाउनशिप को बुक कर लिया था। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।